हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो ऑलमोस्ट रीजनिंग में हम अपना सारा जो वर्बल रीजनिंग है कवर कर चुके हैं। अभी क्लॉक, कैलेंडर, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट, दो चार टॉपिक छोटे छोटे बाकी रह गए। इनको हम जल्दी जल्दी क्विकली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं, ये मैंने बाद में इसलिए छोड़े क्योंकि इनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक एक सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज रहने दिया, है ना। तो मैंने सोचा कि पहले आपको वो चैप्टर कराए जाएँ जो मतलब श्योर शॉर्ट पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, और बल्क में पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो उनका हर साल पूछा जाएगा, और वरना बल्क में पूछे जाएंगे। और अब जो चैप्टर हम करेंगे वो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, नॉट ऑलवेज, और कुछ लिमिटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिनमें से आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ी सी रीजनिंग के साथ थोड़ी हमें जो जनरल नॉलेज है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो बहुत सारी इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि जो बहुत सारी जनरल नॉलेज है, ठीक है, रीजनिंग के साथ वो आपको इस चैप्टर के थ्रू मिल जाए। और आपका जो कोई भी टॉपिक है, अगर वो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन बच के ना जाए इसमें से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट? तो भाई ये होता है कि भाई मान लो कि कोई स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, और स्टेटमेंट के बदले चार ऑप्शन दे दिए हैं कि भाई कौन कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो हमें उसमें से सही जो आंसर है उसको चुनना होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ए स्कूल ऑलवेज हैज, क्वेश्चन हमारा इस तरह है, ए स्कूल ऑलवेज हैज, ये क्वेश्चन पूछा है, चार ऑप्शन दे दिए। टीचर, बी प्रिंसिपल, सी बिल्डिंग, और डी लाइब्रेरी। अब पूछ रहा है कि भाई स्कूल जो है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो एक स्कूल हमेशा रखता है। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी देखेंगे। टीचर, मान लो आप एक ऐसे स्कूल में जाते हो जहाँ टीचर है ही नहीं, तो क्या करेंगे उस ऐसे स्कूल में? पढ़ाएगा कौन हमें? स्कूल में जाने का जो मेन पर्पज़, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? पढ़ाई करना, स्टडी करना। और जब टीचर ही नहीं है जिस स्कूल में, उस स्कूल में जाके हम करेंगे क्या? ठीक है, तो एक तो टीचर हो गया, चलो ये इंपॉर्टेंट लगा। प्रिंसिपल, हम एक स्कूल जाते हैं तो उसमें प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। स्कूल करने क्या जाते हैं? पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई प्रिंसिपल हो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग, क्या स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने जाने के लिए एक बिल्डिंग में जाना ज़रूरी है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो क्या स्कूल के नीचे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए कोई बिल्डिंग होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी ठीक नहीं लग रहा। लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ने जाएं वहाँ लाइब्रेरी ज़रूरी है क्या? नहीं, लाइब्रेरी भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, स्कूल लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा लग रहा है? लाइब्रेरी नहीं होगी तो चलेगा, बिल्डिंग नहीं होगी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ेंगे, प्रिंसिपल नहीं होगा कोई बात नहीं, बट टीचर नहीं होगा ये नहीं चलेगा। यानी कि टीचर जो है स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है
वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी टैकल करेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉय इज सिटिंग at the back seat of a car, at the back seat of a car। ठीक है, when driver suddenly start moving a car in forward direction, the boy experienced a backward force. The boy experienced a backward ठीक है, बैकवर्ड फोर्स। ऑप्शन दे रखा है ऑलवेज, ऑप्शन बी दे के रखा है नेवर, ऑप्शन सी दे के रखा है ऑफन, ऑप्शन डी दे के रखा है समटाइम्स। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि एक लड़का भाई कार में बैठा हुआ है, बैक सीट पे। ठीक है, वैन ड्राइवर स्टार्ट मूविंग कार इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब एकदम ड्राइवर अचानक से कार को आगे की दिशा में चलाता है तो लड़के को एक पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, धक्का हमेशा लगेगा, नेवर कभी नहीं लगेगा, ऑफन कभी कभी लग जाता है, समटाइम कभी लग जाता है, कभी कभी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप जब भी देखोगे, आप किसी मूवेबल थिंग पे जब बैठते हो, अगर वो आगे की तरफ अचानक से चलती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा, और जब पीछे की तरफ चलती है तो आगे की तरफ धक्का लगेगा। और ये ऐसा हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि कभी धक्का लग गया पीछे की तरफ, झटका लग गया और कभी नहीं लगेगा। तो ऑलवेज जब भी कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाएगा, हमेशा पीछे बैठने वाले आदमी को पीछे की ओर धक्का लगेगा, यानी कि ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज धक्का लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होता इसमें, देखो साइंस की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, if we are going early in the morning, towards the south, the sun will be visible at our left. The sun
will visible at our left। ऑप्शन दे के रखा है इन्होंने, ऑलवेज बी, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुबह सुबह मॉर्निंग में साउथ की तरफ जाते हैं तो सन जो है हमारे लेफ्ट में दिखाई देगा, तो वो हमेशा दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, या प्रायः दिख जाता है, समटाइम्स कभी कभी दिख जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत है हमें, डायरेक्शन बनने की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में सुबह सुबह, और सन किधर है, इधर है। इधर है सन भाई, ठीक है। अब हम इधर जा रहे हैं, मतलब हमारा मुंह इधर की तरफ है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा मुंह इधर की तरफ है, तो हमारा लेफ्ट कहाँ है, हमारा लेफ्ट कहाँ है, हमारा लेफ्ट है ये इस साइड। जब इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इस साइड है। तो जब हम मॉर्निंग में साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लेफ्ट में क्या है, सन। और ये जब हम कल जाएंगे तब भी हमारे लेफ्ट में सन होगा, परसों जाएंगे तब भी हमारे लेफ्ट में सन होगा, मतलब जब भी जाएंगे हमारे सन जो है हमारे हमेशा लेफ्ट में ही होगा। जब भी हम सुबह के टाइम साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा, यानी कि ऑलवेज, ऑलवेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ है इसमें थोड़ा सा बस डायरेक्शन की नॉलेज और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है हमारा, ए पेन ऑलवेज हैज। क्वेश्चन देके रखा है, ए पेन ऑलवेज एन ऑलवेज हैज। ए, ऑप्शन ए देके रखा है, ट्यूब, बी कैप, सी होल्डर, और डी निब। और ये पूछा गया है आरआरबी एएलपी 2018 में, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है भाई एक पेन है उसके पास हमेशा होगी, यानी कि जिसके पास, जिसको हम पेन कहेंगे ना, जिस चीज़ ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा एक चीज़ को कैरी करेगा। ट्यूब नहीं, ऐसी बात भी जरूरी नहीं है, ट्यूब नहीं रखे। ट्यूब क्या होता है, कवर। ठीक है, कैप, वो ऊपर जो टोपी लगी रहती है इससे बंद करते हैं कैप, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैप तो होल्डर जिसपे पेन को लगाया जाता है ना, काम करने के बाद, वो भी ज़रूरी नहीं। निब, ठीक है, मान लो एक ऐसा पेन, एक ऐसी चीज़ जिसको, जिसमें निब नहीं है, क्या आप उसे पेन कह सकते हो कभी, कभी नहीं कहोगे आप उसे पेन। तो इसलिए पेन होने की प्रायर कंडीशन है कि भाई उसमें निब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निब होनी चाहिए। तो पेन का क्या होगा, ऑलवेज हैज निब। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, which one of the following, which one
of the following is always associated with tree। ऑप्शन ए दे के रखा है फ्लावर्स, बी फ्रूट्स, और बी सी लीव्स, और डी रूट। कौन सी, इसका कहने का मतलब है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो ट्री के साथ हमेशा एसोसिएट रहता है। ठीक है, तो देखो फ्लावर, फूल, क्या फूल हमेशा एसोसिएटेड होता है? जब फूल क्या होता है, सड़ जाता है तो वो टूट के गिर जाता है, ठीक है, छूट जाता है। इसके अलावा तो ये भी नहीं है हमारा, क्योंकि फूल टूट जाता है और पेड़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रूट भी जब पक जाते हैं तो टपक के गिर जाते हैं, यानी कि फ्रूट भी डिटैच हो जाते हैं एक एज के बाद, यानी कि ऑलवेज अटैच नहीं रहते हैं। लीव्स, देखा होगा आपने, जब पतझड़ आता है, सावन आने वाला होता है, तो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं वो भी पुरानी जाती हैं और नई आती हैं, यानी कि पत्तियां भी इसके साथ अटैच नहीं रहती। रूट, ठीक है, रूट जो है पेड़ के साथ हमेशा अटैच रहेगी। अगर रूट नहीं होगी तो पेड़ नहीं होगा। जो रूट है वो पेड़ का कॉज है, अगर रूट नहीं तो पेड़ नहीं। मान लो अगर किसी की जड़ी काट दो तो पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। यानी कि हमेशा एसोसिएट रहता है रूट के साथ पेड़ और पेड़ के साथ रूट, तो रूट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कुछ है इन एग्जाम्पल? कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज, और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलो, नेक्स्ट दे के रखा है, ये भी आरआरबी एलएलपी 2018 में पूछा गया है। आरआरबी एएलपी 2018 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर। गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन silver। A, sometimes, often, C, always, D, never। ठीक, तो इनका कहने का मतलब है कि सोना जो होता है हमेशा चांदी से, सोना जो होता है चांदी से महंगा होता है। इनका कहने, अब ऑप्शन दे के रखा है कभी कभी, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि जब जो सोना है वो चांदी से सस्ता हुआ हो, हमेशा महंगा ही देखा है। तो जब भी होता है हमेशा महंगा होता है, हमेशा हमेशा। अभी तक तो ये कंडीशन है कि भाई जो सोना जो है चांदी से हमेशा महंगा होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देयर आर, और ये भी पूछा गया है, आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया है। आरआरबी एएलपी 2018,
RRB ALP 2018। देयर आर 4 एलिफेंट इन द गेम ऑफ चेस। देयर आर 4 एलिमेंट, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द, एलिमेंट्स नहीं है ये, एलिफेंट्स हैं। देयर आर 4 एलिफेंट, एलिफेंट्स इन द गेम ऑफ चेस। ठीक है, और ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, ऑलवेज, बी, sometime, sometimes, often, डी, नेवर। कह रहा है भाई जो चेस का खेल होता है उसमें 4 एलिफेंट होते हैं। ठीक है, ये ट्रुथ है, इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा क्या हमेशा होते हैं, कभी कभी होते हैं, प्रायः होते हैं, या कभी नहीं होते हैं। तो भाई चेस का गेम होता है वो हमेशा एक ही तो रहता है। ऐसे थोड़ा ना इस बार 3 घोड़े होंगे, 3 हाथी होंगे, 2 हाथी होंगे, 4 घोड़े होंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। रूल्स हमेशा नहीं बदलते हैं। तो देयर आर 4 एलिफेंट इन द गेम ऑफ चेस, और वो होंगे हमेशा, हमेशा 4 एलिफेंट होंगे, हमेशा 4 एलिफेंट होंगे। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं है इनमें, बस आपकी जनरल नॉलेज चेस के बारे में पता होता, आपको पता होता कि भी 4 हाथी होते हैं, और अब जानने की भी ज़रूरत नहीं है चेस के बारे में। इन्होंने दे दिया कि 4 हाथी होते हैं गेम के चेस में, चेस के गेम में। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर। तो हमेशा ही होंगे ना, ऐसे थोड़ा ना हाथी बदल जाते हो कि 3 हाथी कर लिए, 4 हाथी कर लिए। इसके लिए चेस की नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा दे के रखा है इन्होंने, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, सन राइजेज इन द बेस्ट, सन राइजेज इन द बेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ए ऑलवेज, बी समटाइम्स, सी समटाइम्स, ऑफन, डी नेवर। अब देखो कह रहा है भैया सन राइजेज इन द बेस्ट, यानी कि सूरज क्या होता है, पश्चिम में उगता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो कभी आपने सूरज को पश्चिम में उगते हुए देखा है? ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि सूरज हमेशा जो होता है पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब तक धरती है, जब तक धरती रहेगी, सूरज पूरब में उगेगा। ठीक है, सूरज पश्चिम में उगने का मतलब होता है कि एक काम ऐसा हो जाना कि जैसे कभी हुआ ही ना हो। जैसे कभी एक लड़का है, कभी भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो जब उसको कुछ लोग पढ़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं ओहो आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया, यानी कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो काम अब हो रहा है। ठीक है, तो सूरज पश्चिम से कभी भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो नेवर, सन नेवर राइजेज इन द बेस्ट, आंसर होगा नेवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन दे के रखा है, ए बॉय
गोइंग टू ए बॉय गोइंग ऑन ए साइकिल bending forward when hitting a brake. ऑप्शन ए दे के रखा है, समटाइम्स, बी ऑलवेज, सी ऑफन, डी नेवर। ऑफन, समटाइम, नेवर। अब देखो इसका कहने का मतलब है भाई, ए बॉय गोइंग ऑन ए साइकिल बेंडिंग फॉरवर्ड व्हेन हिटिंग द ब्रेक, यानी कि जब कोई एक लड़का है साइकिल पे जा रहा है और जब वो ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे, अगर आप सारे लोग साइकिल या बाइक चलाते होंगे तो जब आप देखते होंगे, जब आप बाइक के ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो एकदम आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, क्या होता है, वो फिजिक्स का लॉ है। ठीक है, कि आप मूविंग पोजीशन में होते हो और सडन ब्रेक दबाया जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो मूविंग पोजीशन में रहती है, इसलिए वो उसको कोप अप करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये हमेशा होगा, समटाइम होगा, नेवर होगा, ऑफन होगा। ठीक है, तो जब भी आप ब्रेक लगाएंगे फिजिक्स के लॉ के अनुसार आप हमेशा आगे की डायरेक्शन में ही पुश होंगे। ठीक है, हमेशा आगे की डायरेक्शन में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा होने वाला है। ठीक है, तो ऑलवेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? द मेन फंक्शन ऑफ राज्यसभा टू इम्प्लीमेंट द लॉ। द मेन फंक्शन ऑफ राज्यसभा, मेन फंक्शन ऑफ राज्यसभा इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ, इज टू implement the law, implement the law। A never, B sometimes, C often, D always, D always। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, मेन फंक्शन ऑफ राज्यसभा इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ। अब राज्यसभा होती क्या है? देखो पार्लियामेंट के होते हैं दो पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा कोई बिल लेके आती है, बिल आया लोकसभा में, बिल इसने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया और पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा उस बिल को देखती है और पास कर देती है। पास होने के बाद कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद क्या वो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। और
जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट है ना, और जितने आईएएस आईपीएस होते हैं, उस लॉ को पूरे देश में लागू करते हैं। तो देखा आपने कहीं भी जो राज्यसभा है वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है? नहीं। राज्यसभा का काम लॉ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना नहीं है। राज्यसभा का काम है लॉ बनाना, लॉ बनाने में भाग लेना। देखो लोकसभा में बिल आया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट को भेजा। तो लॉ बनाने में मदद कर रहे हैं, ये लॉ मेकिंग में मदद कर रहे हैं। लॉ को लागू करना किसका काम है? ये जितने भी आईएएस आईपीएस बाबू लोग होते हैं, इनका काम है। प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट का काम है इसको लागू करना। ठीक है, तो क्या होगा? द मेन फंक्शन ऑफ राज्यसभा टू इम्प्लीमेंट द लॉ। क्या हमेशा मेन फंक्शन राज्यसभा का लॉ को लागू करना है? कभी नहीं। राज्यसभा कभी भी लॉ नहीं बना, कभी भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करती। राज्यसभा का काम क्या है? लॉ को बनाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ए पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन वाटर। ए पीस ऑफ आइस ऑन वाटर, और इनका जो है ऑफन बी, समटाइम, सी, नेवर, डी, ऑलवेज। ऑलवेज। ठीक है। ए पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि एक पानी का टुकड़ा जो है, सॉरी, एक बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। यानी कि ये कभी कभी होता है, ऑफन प्रायः होता है, समटाइम्स कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, ऑलवेज होता है। जब भी आप बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालेंगे वो उस पर तैरने लगेगा, और ये हमेशा ऐसा होगा। ठीक है। उत्प्लावन बल, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सब आपने पढ़े होंगे, तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। तो पीस ऑफ आइस फ्लोट, यानी कि आइस के टुकड़े का क्या होता है? जो होता है पानी पर तैरता है, और वो होगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है भाई माई 10 ईयर ओल्ड नीस, माई 10 ईयर ओल्ड नीस, माई 10 ईयर ओल्ड नीस इज taller than my 12 year old son। और ऑप्शन है आपके ऑलवेज, बी नेवर, सी ऑफन, और डी समटाइम। ठीक है। अब इनका कहने का मतलब है, मेरी 10 साल की जो भतीजी है ना, वो मेरे 12 साल के लड़के से बड़ी है हाइट में। ठीक है, टालर देन आपके बेटे, यानी कि 10 साल की लड़की 12 साल के लड़के से बड़ी है हाइट में। तो क्या ये हमेशा होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या होता है, कुछ लोग 40-40 साल के रह जाते हैं, हो जाते हैं, वो 4.5 फीट के रह जाते हैं,
और कुछ लोग 15-15 साल की उम्र में 5-5 6-6 फीट के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें आपके जो माता पिता हैं वो कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है। ठीक है, तो वो डीएनए पे लंबाई चौड़ाई है ना, गोलाई, ये सब आपकी जो फैमिली है उसके स्ट्रक्चर पे वो होता है। आपकी फैमिली में सारे लंबे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लंबे होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि भाई 10 साल की लड़की 12 साल के लड़के से बड़ी है, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो समटाइम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए, in barter exchange of good takes place. In barter exchange of good takes place. ठीक है, क्वेश्चन दे के रखा है, इन बार्टर exchange of good take place, exchange of good takes place. A, sometimes, B, often, C, always, D, sometime, often, never. ठीक है, कह रहा है इन बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड टेक्स प्लेस, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड होता है वो हमेशा बार्टर्स में ही होता है। यानी कि बार्टर का मतलब ही क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड। बार्टर इज इक्वल टू एक्सचेंज ऑफ गुड, यानी कि दोनों एक ही चीजें हैं, तो हमेशा होगा ये इन बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड टेक्स प्लेस। अगर हम आगे लगाएं तो ऑलवेज। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, इन इंडिया ए विडो कैन मैरी हर ब्रदर इन लॉ, brother in law, although a man can't marry, although a man cannot marry the sister of his dead wife, the sister of his dead wife। ठीक है, वही ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डी, समटाइम्स। ठीक है, समटाइम। इन इंडिया ए विडो कैन मैरी हर ब्रदर इन लॉ, ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो ए मैन कैन नॉट मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डेड वाइफ। मतलब एक जो विधवा है वो अपने पति के भाई से विवाह तो कर सकती है, बट एक जो आदमी है वो शादी नहीं कर सकता, किससे, अपनी मरी हुई बीवी की बहन से। तो क्या ये हमेशा सच होता है?
क्या हमेशा एक जो विधवा है वो अपने अपने पति के भाई से शादी कर लेती है? तो ये हमेशा नहीं होता है, बट हाँ समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ये होता है। सेम, ए मैन कैन नॉट मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डेड वाइफ। क्या मतलब जो एक आदमी है ना, अपनी साली से शादी नहीं कर सकता, अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जब वाइफ के एक फेवरेट एक पिक्चर है आपकी, हम आपके हैं कौन, ठीक है? उसमें देखा होगा कि जो माधुरी दीक्षित है उनकी जो शादी होती है उनके जीजा जी से होने लगती है, ब्रदर इन लॉ से होने लगती है ना, बाद में जो है कैंसिल हो जाती है जब उन्हें कुछ सीक्रेट पता चलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? समटाइम होती है, समटाइम नहीं होती है। तो यहाँ दोनों केस में क्या है, समटाइम वाला केस है। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि एक विधवा हमेशा अपने पति के भाई से शादी करेगी, हमेशा नहीं होगा, समटाइम्स, ठीक? किसी की अर्ली डेथ हो जाती है, किसी के हस्बैंड की, है ना, और किसी का जो ब्रदर इन लॉ है वो अनमैरिड होता है, तो शादी कर देते हैं उनके साथ में, ताकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी, लड़की बेसहारा ना हो जाए, इस वजह से कर देते हैं। इसके अलावा ए मैन कैन नॉट मैरी, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि कभी शादी नहीं होगी, एक आदमी अपनी सिस्टर इन लॉ से कभी शादी नहीं करेगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में कर भी सकता है। मान लो एक पर्सन है जिसकी वाइफ एक्सपायर कर गई, उसके साथ 1 साल का बच्चा है, तो अब जो दूसरी महिला आएगी किसी दूसरे घर से, वो उसको सेम प्यार नहीं दे पाएगी जो उसे मिलना चाहिए, है ना? तो क्या करते हैं, सेम उसकी अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी करवा दी जाती है, ताकि वो दोनों, जो बच्चा है पुरानी बीवी से, उसको माँ बाप का सही प्यार मिल सके। तो सम टाइम इट हैपेंस, ठीक है? तो सम टाइम, तो ये सिंपल है, कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो ये है एग्जाम्पल। आगे और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना? तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।